बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात रखे हैं हुकूमत के सामने और मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ भी बन गई हैं। जो मुतालबात हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो ये कह रहे हैं कि 500 यूनिट तक जो माहाना सार्फिन को बिल आता है, 500 यूनिट तक वो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके बिलों में 50% रियायत दी जाए। अब क्या ये मुमकिन है इस वक्त इस मईशत में मौजूदा हुकूमत के लिए? तो मैं आपको साफ कह देता हूँ, मुमकिन नहीं है। नंबर 2, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। ये IMF की शर्त है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, ये भी मुमकिन नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि हालिया इजाफा वापस ले लें जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, लेकिन जो उससे पहले इजाफा हुआ था और मुस्तकबिल में वो फिर इजाफा कर देंगे, तो ये हो सकता है कि अभी वक्ती तौर पर करें और फिर उसके बाद वो ना करें। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी की जाए। ये आदाद शुमार का गोरख धंधा है, हुकूमत क्लेम कर सकती है कि हमने ये कर दिया है। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। हुकूमत अपने खर्चे कम करे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखें यहाँ मेरे पास एक और ख़बर भी है। मौजूदा हुकूमत ने एक मरतबा फिर जो है वो पैसा बांटना शुरू कर दिया है। ये खबर मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि कैसे इन्होंने सरकारी मुलाजमीन के अंदर पैसा बांटा है, किस तरह कौमी असम्बली के मुलाजमीन को, कैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन को किस किस ने कितना कितना पैसा दिया। करोड़ों अरबों रुपया तो ये ऐसे बांट देते हैं जैसे इनके घर से ये पैसे लेकर आए हुए। तो इस तरह के जब अल्ले तलल्ले होंगे, जब इस तरह से ये सरकारी ख़जाने को लुटाएंगे, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये अपने गैर तरक्याती अखराजात पे कट लगाएं। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी गाड़ियों का खर्चा डबल कर दिया है। ऐवान सदर के जो बाग हैं उनका खर्चा डबल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला हाउस के खर्चे बढ़ गए हैं, तो इनके खर्चे तो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए 10 करोड़ रुपए की गाड़ी और उसके पीछे चलाने के लिए 2 नई और मजीद गाड़ियां डबल के बन डाले, और बाकियों के लिए भी गाड़ियां ली जा रही हैं। तो ऐसी सूरत में ये हुकूमत गैर तरक्याती अखराजात कट करेगी, ज़ुबानी कलामी कर सकती है। फिर IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा ख़त्म किया जाए। ये अब अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये IPP आलमी अदालतों में जाएंगे, और वैसे भी IPP के जो लोग बेनिफिशरी हैं वो ये सियासतदान ही तो हैं, इन्हीं के जानने वाले, इन्हीं के चाहने वाले, जिनको ये IPP के कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं और उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और धड़ाधड़ वो पैसा ले रहे हैं। यानी एक साल का हम 2 ट्रिलियन से ज़्यादा देते हैं, 2000 अरब रुपए से ज़्यादा, लगभग 2100 अरब रुपए बनते हैं जितना पैसा हम देते हैं हर साल IPP को कैपेसिटी पेमेंट की मद में। और ये वो पैसा है, यानी इससे बहुत कम पैसा हम बाहर से कर्जा लेते हैं। यानी जितना हम कर्जा लेते हैं उससे ज़्यादा तो हम यहाँ लुटा देते हैं, और IPP जो है वो पैसा खा रहे हैं। कौम के ऊपर कुछ नहीं लग रहा, ये गलतफहमी आप दूर कर देंगे, कौम के ऊपर पैसा लग रहा है। फिर एक और जो मुआहदा किया गया, ये मुतालबा बड़ा अच्छा है जमात इस्लामी का, लेकिन क्या मुमकिन है, अब इस बारे में देखते हैं। ज़राअत और सनतों पर टैक्सेस में 50% कमी की जाए। IMF की शराइत के मुताबिक ये टैक्सेस लगे हैं, हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का ज़ालिमाना बोझ वापस लिया जाए। ये बेचारा तनख्वाहदार तबका ही तो है, मिडिल क्लास, जिसके लिए जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है और बहुत अच्छा कर रही है। तो हुकूमत ने ये इन्हीं तबके से या इसी तबके से पैसा बटोर के तो अपना निज़ाम चलाने की कोशिश की हुई है। यानी इस वक्त मिडिल क्लास, तनख्वाहदार तबका, उसके ऊपर सारा बोझ डाला गया इस बजट में, और उसके ऊपर से बोझ उतरना चाहिए था, मजीद बोझ डाल दिया गया। यानी पैसा इकट्ठा करने का आसान तरीका यह है कि तनख्वाहदार बंदा उसको पीस के रख दो, ये इन्होंने किया। मुराद याफ्ता तबका से टैक्स वसूल किया जाए। ये मुश्किल काम लगता है पाकिस्तान में जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती। बहरहाल जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है और मुज़ाकरात की पेशकश हो चुकी है। हुकूमती वफ्द वहाँ पे गया था, इन्होंने भी अपनी टीम बना दी है, वो भी बना रहे हैं, तो मुज़ाकरात होंगे। मुतालबात बहुत अच्छे हैं जमात इस्लामी के, इनको सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या ये डूएबल है? मेरे ख्याल में अगर जमात इस्लामी की अपनी भी हुकूमत इस वक्त बन जाए, तो जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, इन मुतालबात पे इस तरीके से इस वक्त अमल दरामद होना मुमकिन नहीं है। हालांकि होना चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ निकलना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस हुकूमत ने जो मुआहदे किए, जो कुछ किया है, इस हुकूमत के होते हुए तो ये नहीं हो सकता। अब आ रहे इस बात पे कि जमात इस्लामी के धरने में सिचुएशन क्या है। कारकुन वहाँ पे मौजूद है, लीडरशिप मौजूद है, तकारीर हो रही है,
और अब इंतजामिया ने उनको फैसिलिटेट करना शुरू किया है। पहले उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, फिर कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। जमात इस्लामी के एक कारकुन की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, मैंने भी उसको पोस्ट किया। उसमें जमात इस्लामी के कारकुन ये बता रहे हैं कि जी हमें पकड़ लिया गया और पुलिस लेकर हमें जा रही थी। कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन भी हमारे साथ मौजूद थे। हम सारों को एक ही तरह की गाड़ियों में डाल दिया गया और लेकर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी रोक कर डीएसपी साहब आए, पुलिस वाले, उन्होंने पूछा जी जमात इस्लामी वाले कौन कौन हो? तो हमने बताया जी हम जमात इस्लामी से हैं। तो वो जो जमात इस्लामी वाले थे उनको आगे जाकर चौक में उतार दिया, तरनौल में, और उन्हें कहा जी आप ये होटल से खाना खुना खाएं और घर जाएं, और पीटीआई वालों को लेकर जेल चले गए। देखिए होना तो ये चाहिए था, सबको छोड़ देते, पीटीआई वालों को भी छोड़ देते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो कानून के मुताबिक सलूक होता है, या जो नॉर्मली रियासत जो सलूक करती है पॉलिटिकल पार्टी से, बाकी जमातों से वही सलूक हो रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि सारा पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी करता है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे उसके साथ जो सलूक कर रहे हैं वो दुश्मनों जैसा कर रहे हैं। यानी जमात इस्लामी को कारकुनों को छोड़ देना बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब आप पकड़ लेते हैं सियासी कारकुनों को तो फिर आप छोड़ भी देते हैं कि ठीक है उधर से पकड़ा, उधर ज़्यादा रश था, यहाँ ले आए, दूर लाके छोड़ दिया, ठीक है घर जाएंगे, डिस्पर्स होंगे, आहिस्ता आहिस्ता मामला रिजॉल्व हो जाएगा। ये पुरानी हिकमत अमली है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्तबा ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं होती। उन्हें तो पकड़ के सीधा जेल भेजते हैं, अंदर डालते हैं। अब वो बच्ची को उठा लिया, उरूबा को, वो एक लड़की को, और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि वो 11 लाख अकाउंट्स को अकेली हैंडल करती है। हाउ इज इट पॉसिबल? 11 लाख अकाउंट्स को वो हैंडल करती है। तो इस तरह की 2 लड़कियां लेके या इस तरह का 2 निज़ाम बना के तो पीएमएलएन जो मर्जी करती रहे, जो मर्जी करके। अगर ये इतना ही आसान होता तो पैसे के साथ तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये बड़े आराम से कर लेते। अगर ये इतना ही आसान होता तो पाकिस्तान में जिसके पास पैसा होता उसकी बेशुमार मकबूलियत होती। यानी पाकिस्तान में मलिक रियाज को चाहिए, या अलीम खान को चाहिए, या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जिनके पास बेशुमार पैसा है, उनको चाहिए वो पीटीआई से 10 गुना बड़े बड़े सोशल मीडिया के नेटवर्क खड़े कर सकते हैं। तो तनख्वाहदार लोगों से नहीं होता, ये सबको पता है। मरीम नवाज साहिबा ने तनख्वाहदार लोग रख कर देखे हैं, उनके मीडिया सेल के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। एक लड़की कैसे 11 लाख अकाउंट हैंडल करके, हमें मजाक बनाया हुआ कल से, और उसके ऊपर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन उस बच्ची ने भी कमाल कर दिया। उसको जब अदालत लेकर आई पुलिस, तो उसके वालिद बैसाखियों पे आए थे, उसकी फैमिली के और लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो बेचारी लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक है। तो वो अपने वालिद को जब गले मिली तो उसने कहा कि बाबा रोने वाला काम नहीं करना। बड़े हौसले के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने सबको जाके वहाँ पे हौसला दिया, कुछ नहीं हुआ, ईजी हो जाओ, कुछ नहीं होता, मुकाबला करेंगे। उसको जुडिशल कर दिया और रऊफ हसन साहब को जो है वो भिजवा दिया गया दोबारा रिमांड पे 2 दिन के। और ये कहा गया कि इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं। मैंने देखा है हर दौर में इंडिया के साथ ताल्लुकात लोगों के निकल आते हैं। जो लोग भी रियासत के बयानिए से इख्तलाफ करते हैं या पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, नॉर्मली वो इंडिया के दोस्त बन जाते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के दोस्त बन जाते हैं, या वो इसराइल के दोस्त बन जाते हैं, या वो इंडिया के दोस्त बन जाते हैं। ये कहानी हम बहुत पुरानी सुन रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि माजी में जो लोग इससे मुतासिर हुए वो आज इस कहानी को बेचने के लिए बेनिफिशरी के तौर पे सामने आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, थोड़े दिन के बाद वो लीडर बन जाते हैं। यानी इस पार्टी में इतने सारे लीडर बन चुके हैं, और ये मेहरबानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की और पीडीएम की जमातों की है। इन्होंने इतने नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को पकड़ा, खवातीन को पकड़ा, बुजुर्गों को पकड़ा, और उनको इस तरह की सूरत हाल में रखा कि वो जब निकलते हैं बाहर जेल से तो वो लीडर बन के निकलते हैं। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो डटकर खड़े हो जाते हैं। तो ये हमने देखा, बहुत चंद लोगों के अलावा ज़्यादातर लोगों ने हौसले का सबूत दिया और वो लोग डटकर खड़े हो गए। तो तहरीक इंसाफ में लीडर्स का इतना बड़ा हुजूम पैदा करने के लिए इमरान खान साहब को एक दिन शुक्रिया अदा करना पड़ेगा अपने तमाम सियासी मुखालिफिन का। बहरहाल जमात इस्लामी के कारकुनों को रिहा कर दिया गया। इसमें जमात इस्लामी का कोई कसूर नहीं है। हर पार्टी के साथ यही होता है, कारकुन पकड़े जाते हैं, छोड़ भी दिए जाते हैं। तो जमात इस्लामी का इसमें कसूर नहीं है। कसूर इसमें रियासत का है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलग तरह का सलूक कर रही है। उनको अभी तक इजाज़त नहीं मिल रही कि वो इस्लामाबाद में कोई जलसा कर सकें, जुलूस कर सकें, रैली निकाल सकें, लाहौर में कर सकें, कराची में कर सकें, मुल्तान में कर सकें, फैसलाबाद में कर सकें, कोयटा में जाते हैं वहाँ पे भी ये होता है। अब इस वक्त जो पूरा बलूचिस्तान है वो एक तरह से बंद हुआ है पूरा बलूचिस्तान। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाना चाहते हैं कोयटा। अस्पताल भी वहाँ पे 100-200, 500 किलोमीटर के फासले पे।
यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि रखनी के इलाके में वहां से डीजी खान पंजाब आना पड़ता है किसी शख्स को अस्पताल लेकर। कई लोग मैंने माजूर देखे, मैंने कहा जी माजूर क्यों? उन्होंने कहा जी मामला ये, यहाँ जिसको चोट लगे वो अगर ठीक हो जाए तो हो जाए, वरना माजूर हो जाता है। वजह बताएं? उन्होंने कहा जी यहाँ से जाता ही नहीं वहां पे, अस्पताल बहुत दूर है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये लोग। तो बलूचिस्तान में तो अस्पताल बहुत दूर दूर है। वो कह रहे हैं जी मेरा बच्चा मर जाएगा, मुझे रास्ता दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां सड़क पे खड़ी है, जी हमें ऑर्डर नहीं, हम रास्ता नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद गवादर में बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए, बहुत बड़ी तादाद में। इस वक्त जो धरना है उसके मनाजिर देखकर मैं तो हिल गया था कि समंदर के किनारे बहुत बड़ी तादाद में गवादर में लोग मौजूद हैं और वहाँ पर तकारीर हो रही है। बलूचिस्तान के लोग अपना हक मांग रहे हैं, अपने मुतालबात उन्होंने सामने रखे हुए हैं। एक और खबर है जी, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई राब्ते वाब्ते कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कोई बैकडोर चैनल चल रहे हैं और कोई डील हो रही है। तो इसकी तरदीद जो है वो अखबारात में भी आना शुरू हो गई है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है जी हम बातचीत करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हम किसी किस्म की डील करने नहीं जा रहे। इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया और ये भी कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि हम कोई बदला लेंगे तो मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम किसी भी इदारे से या इदारे की किसी भी शख्सियत से किसी किस्म की लड़ाई या बदला नहीं चाहते, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ना एक नई किस्म की फायर वॉल आई है। फाइबर वॉल नहीं है, फाइबर वॉल वो वाली है जो वज़ीर इत्तलात पंजाब की बता रही हैं, मैं फायर वॉल की बात कर रहा हूँ। फायर वॉल एक ऐसी चीज़ है जो इंफॉर्मेशन को रोकती है इंटरनेट में से गुजरने के लिए। यानी वो ये तय करती है, जहाँ पे ये फायरवॉल लग जाती है वो तय कर लेते हैं पहले कि इसमें से फ़लाँ फ़लाँ चीज़ गुजरेगी और फ़लाँ चीज़ फ़िल्टर हो जाएगी। तो पाकिस्तान में एक लीगल और पॉलिटिकल फायरवॉल भी लग गई है, ये पाकिस्तान ने ईजाद की है। यानी हर एहतजाज में से छन के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कारकुन बाहर निकल जाता है, पीटीआई वाला फंस जाता है। हर जलसे के लिए जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इजाज़त मिल जाती है, वो फायरवॉल में से निकल जाते हैं, लेकिन पीटीआई उसमें फंस जाती है। हर तरह के केस में से बाकी तमाम लोग निकल जाते हैं बयानात देके, पीटीआई उसमें फंस जाती है। तो पाकिस्तान में एक्चुअली एक पॉलिटिकल और लीगल किस्म की फायर वॉल इस रियासत ने लगा दी है और वो सिर्फ और सिर्फ उस फायर वॉल के ऊपर एक कमांड दी गई है कि इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिल्टर करना है, बाकी सबके लिए पाकिस्तान किसी और तरह का होगा और पीटीआई के लिए पाकिस्तान किसी और तरह का होगा। तो ये एक नई तरह की पाकिस्तान की ईजाद है। अब एक और खबर है कि दिसंबर में हुकूमत तब्दील हो जाएगी, ये कहा जा रहा है और ये दावा बार बार सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब ने भी कहा कि दिसंबर में जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर तो कादी फायज़ ईसा साहब ने एक्सटेंशन ना ली तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर PMLN की हुकूमत चलना एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा। क्योंकि देखिए, कादी फायज़ ईसा साहब ने जब बनना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो यही वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ और यही वज़ीर कानून थे और यही टीम काम कर रही थी। तो उस वक्त जो है वो 3 महीने पहले काजी फायद ईसा साहब के नाम का नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि उमर अता बंदयाल साहब इस तारीख को रिटायर हो रहे हैं। तो 17 सितंबर को काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, ये हमने नोटिफाई कर दिया है 3 महीने पहले। जून में 21 जून को गालिबन ये नोटिफिकेशन आ गया था और अब जो है वो काजी फायद ईसा साहब के जाने में भी 3 महीने बाकी हैं। लेकिन जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं किया गया। ये नुकता फवाद चौधरी साहब ने उठाया सबसे पहले और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता, इसको समझना पड़ेगा कि वही हुकूमत वही पॉलिसी अब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही। इससे जो है ना अदलिया के बारे में जो एक अजीबोगरीब किस्म की कन्फ्यूजन फैली हुई है और एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी करवट नहीं बैठ रही। यानी समझ ही नहीं आ रही कि कादी फायद ईसा साहब रहेंगे, अदलिया का क्या बनेगा, गैर यकीनी सूरत हाल है, कन्फ्यूजन फैली हुई है। इस सारे से निजात हासिल करने के लिए बड़ा आसान है कि आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है वो नोटिफाई कर दिया जाए जैसे पहले किया गया था। लेकिन हुकूमत डेलिबरेटली ये नहीं कर रही और कादी फायद ईसा साहब अपने मुंह से अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो इसलिए इन खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान में अगर कोई लोग ये कहते हैं कि शायद एक्सटेंशन हो जाएगी तो उसको आप फेंक नहीं सकते। इस बात को आपको इस बात को तवज्जो देनी पड़ेगी। तो अगर तो कादी फायद ईसा साहब चाहते हैं तो फिर तो हुकूमत तब्दील हो सकती है। देखें, 2 तरीके, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धांधली वाला मुकदमा जाएगा और पूरा का पूरा इलेक्शन ही उड़ जाएगा, इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा, या फिर फॉर्म 45 के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 40-50 सीटें वापस लेकर इक्तदार में आकर बैठ जाएगी। लेकिन क्या इससे इस मुल्क के मसाइल हल होंगे? तो मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कह दूं
मैं आज ये बात कह रहा हूं, इसके ऊपर मैं कायम रहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पर तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद, क्योंकि वजीर खजाना, उसकी मैं आपको रीज़न नहीं देता हूँ, वजीर खजाना ने आज अपने मुंह से कह दिया कि जो मौजें हमारी लगी हुई थी ना, इधर से पैसे ले लो, उधर से पैसे ले लो, उधर से पैसे ले लो, सऊदीया से ले लो, यूएई से ले लो, चीन से ले लो, फलां मुल्क से ले लो, हम पैसे लेते रहते थे मुल्कों से और मुल्क हमारी मदद करते रहते थे। फिर जब हम पैसा ले लेते थे, फिर हमारी कामयाबी ये होती थी, जी हमने आपका कर्जा वापस करना है, हमें थोड़ा टाइम और दे दें, थोड़ा टाइम और दे दें, थोड़ा टाइम और दे दें। तो उन्होंने कहा ये मौजें हो गई ख़त्म, और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा जी अब पैसे नहीं मिल रहे। अब ये जो ममालिक, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान को इमदाद के नाम पे पैसा देते थे, इवन अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए, और बुनियाद बनाया जा रहा है दहशतगर्दी के मामलात को। तो अगर पाकिस्तान को अमेरिका भी पैसे नहीं देता, चाइना मजीद पैसे नहीं देता, सऊदी अरब और यूएई भी हाथ खड़े कर देते हैं, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? और वजीर खजाना ने आज बहुत क्लियरली कह दिया है। तो इस सूरत हाल में मैं एक चीज़ तो आपको बहुत क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है। जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, अब क्रेडिबिलिटी वापस आने के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क को चाहिए। इस निज़ाम में अगर इमरान खान साहब वापस भी आ जाते हैं अभी और 40-50 सीटें लेकर अपनी हुकूमत बना भी लेते हैं, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, ना इमरान खान इनको कर पाएंगे ठीक। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके पीछे पब्लिक का मैंडेट चाहिए। जमातें वापस इलेक्शन में जाएं, पब्लिक के साथ सच बोलें और हकीकी पिक्चर दिखाएंगे कि पाकिस्तान यहां पे खड़ा है, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आओ मिलकर पाकिस्तान बचा लेते हैं। इस एजेंडे के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, फिर अवाम जिन जिन जमातों को मैंडेट दे वो मिलकर हुकूमत बनाए, या अगर किसी एक जमात को मैंडेट दे तो वो जमात हुकूमत बनाए, और वो हुकूमत जो है वो फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए एक्टिविटीज़ करे अवामी मैंडेट के मुताबिक, तो फिर तो पाकिस्तान बचता है। अदरवाइज ये जो बाकी फार्मूलाज हैं कि दिसंबर में ये होगा वो होगा, कुछ भी हो। 5 अगस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और चीज़ है, बड़ी खबर है, इन्होंने मुजाहरों का ऐलान किया है 5 अगस्त को, क्योंकि 5 अगस्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, और 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि 5 अगस्त को मुजाहरे करेंगे। मेरे ख्याल में पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनको चाहिए वहाँ 10 लाख आदमी का कम से कम एक बड़ा जलसा करके दिखाएं, फिर देखें इस्लामाबाद में परमिशन मिलती है या नहीं मिलती। 14 अगस्त को लाहौर में जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, और उसको भी अभी देख लेते हैं क्या होता है। नवाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान में रुकेंगे या बाहर चले जाएंगे, इन चीज़ों पे और दीगर कुछ और चीज़ों पे हम बात करेंगे अगले वीलॉग में। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।